गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का टॉपिक ट्रायंगल्स। आप लोगों की इच्छा थी कि हम ट्रायंगल्स को थोड़ा रिवाइज कर लें जितना अब तक हमने किया है। क्या आप लोगों ने ऑडियो सुन ली सारी? आप लोगों ने पिछली जो ऑडियो थी ट्रायंगल्स टॉपिक की वो सुनी क्या? ओके। और बाकियों ने? प्रतीक, यशराज, आप लोगों ने सुनी ऑडियो? ओके। हम रिवाइज करने लगे हैं अभी जितना अभी तक हमने किया है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगे कि ये क्लियर नहीं है तो वो मैं दोबारा समझा दूंगी, आप बता देना, ठीक है। हमने किया कि ट्रायंगल्स, सबसे पहले ट्रायंगल्स की टाइप्स बताई थी मैंने। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल तो अब सबको ही पता है ना, 3 साइड को ज्वाइन कर दो आपस में तो जो फिगर बनती है वो ट्रायंगल, त्रिभुज कहलाती है। ये 6 तरह के होते हैं ट्रायंगल्स। 3 एंगल पे बेस्ड डिवीजन है उनकी और 3 की साइड्स के अकॉर्डिंग। पहले साइड्स वाली बता देती हूँ। अगर तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं ट्रायंगल की तो उसको स्केलिन बोलते हैं। अगर 2 साइड्स इक्वल है और तीसरी अनइक्वल है, तीसरी अलग है, तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो। एक तो हमने ये किया था। दूसरा एंगल के ऊपर बेस्ड ट्रायंगल्स। एक होती है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्रीज का होगा तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस मतलब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको हम ऑब्ट्यूस बोलते हैं। अगर एक 90 से बड़ा होगा तो बाकी दोनों एक्यूट होंगे। हाँ, तो हमने ये ट्रायंगल्स किए थे। और अब हम कॉन्ग्रेंस की बात करेंगे। 2 ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होती हैं उसकी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी। सबसे पहले कॉन्ग्रेंस होती क्या है? कॉन्ग्रेंस का मतलब ये है कि साइज सेम हो। दोनों ट्रायंगल्स का अगर सेम साइज है मतलब उनकी तीनों साइड्स आपस में मैच कर रही हैं और तीनों एंगल्स भी मैच कर रहे हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। तो उसको अगर हमने प्रूव करना है तो हमें मिनिमम 3 कंडीशंस पता होनी चाहिए कि 3 कंडीशंस हमारी वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर 3 कंडीशंस हमने प्रूव कर दी कि ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं, इक्वल हैं, तो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। उस केस में उनके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। कोई भी 2 ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स बराबर होती हैं। लेकिन प्रूव करने के लिए हमें 3 कंडीशंस जरूरी पता होनी चाहिए। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? उसके 5 सेट हैं। SSS मतलब साइड साइड साइड, तीनों साइड्स इक्वल हो। दूसरा SAS मतलब साइड एंगल साइड, 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो। तीसरी कंडीशन है ASA। ASA मतलब एक ही साइड और उसके ऊपर दोनों वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहे हैं दूसरी साइड के साथ, अगर वो इक्वल है तो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। चौथी है AAS। AAS जो है वो ASA में से निकली है। जब 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप ही इक्वल होगा क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इस कंडीशन को AAS एंगल एंगल साइड बोलेंगे। और पांचवी कंडीशन है RHS। RHS मतलब अगर एक राइट एंगल, एक उसका हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का और कोई भी एक साइड अगर आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो ये हमने 5 कंडीशंस की थी। एग्जांपल तो सबको क्लियर था। एक्सरसाइज पे आ जाएं अब। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD। ACBD में A को B से ज्वाइन किया, वो एक डायगोनल हो गया क्वाड्रिलेटरल का। और जो AB है वो एंगल CAD को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये डायगोनल ड्रॉ करने से ये 2 ट्रायंगल्स बन गए, ACB और ADB। समझ गए? जिसको फिगर ना समझ आए वो मेरे से पूछते जाओ साथ के। अब बाद में नहीं कहना फिगर्स नहीं समझ आई थी हमें। एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD और AB उसका डायगोनल है। AB जो है वो एंगल CAD को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने इन दोनों एंगल्स का नाम डाल दिया, एक एंगल 1 और दूसरा एंगल 2। और दूसरा AC जो है वो AD के इक्वल है। तो हम ये 2 ट्रायंगल्स लेंगे ACB और ADB। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि AC AD के इक्वल दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है और AB जो डायगोनल है वो उन दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है। एक ही साइड है तो वो अपने आप ही इक्वल हो गई, सेम साइड हो गई, एक ही है तो, है ना। तो बाय SAS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड, ये कंडीशन लग गई।
और फिर उन्होंने पूछा है कि BD और BC भी इक्वल होंगे। यस, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमने प्रूव कर दी कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सारे वो भी इक्वल होंगे, जो बाकी के एंगल्स हैं, जो बाकी की साइड्स हैं, वो भी इक्वल होंगी। सो BC is equal to BD by CPCT, corresponding parts of congruent triangle। ये समझ आ गया क्वेश्चन फर्स्ट? अब क्लियर करते जाओ ताकि हम आगे बढ़े। फिर अगर किसी को नहीं आया तो अभी दोबारा पूछ सकते हो, फिगर नहीं समझ आई या कोई पार्ट नहीं समझ आया, क्योंकि अभी मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको। ओके, अगला क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें AD और BC आमने सामने की दो साइड्स इक्वल है और इसमें डायगोनल भी ड्रॉ किए हुए हैं। BD और AC दोनों डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को क्रॉस करके निकल रहे हैं और हमें गिवन है कि एंगल A जो पूरा बन रहा था क्वाड्रिलेटरल का, एंगल A और एंगल B ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो अब ये डायगोनल ड्रॉ करने से, और दूसरी चीज AD इज इक्वल टू BC दी हुई है, तो हम बेस AB के ऊपर ये दो ट्रायंगल्स जो हैं इनको ले लेंगे। हमने प्रूव करने यही वाले ट्रायंगल्स जो AB बेस के ऊपर है। अब AB बेस पे ABCD पूरा क्वाड्रिलेटरल है, एक ABD बन गया ट्रायंगल, दूसरा BAC बन गया, जिसमें AB और BA दोनों इक्वल हो गए, AD BC के इक्वल है और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, बिग एंगल। सो बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। दूसरा पार्ट पूछा गया कि BD इज इक्वल टू AC, जो डायगोनल्स है ये भी इक्वल है। यस, क्योंकि डायगोनल वाली ही ट्रायंगल हमने ली है, दोनों ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर। तो अगर ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी हैं तो उनके जो डायगोनल्स हैं वो उनके साइड्स हो गई ट्रायंगल्स की, वो भी इक्वल होंगी। अगेन CPCT। फिर पूछा गया है तीसरा पार्ट कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। अब ये जो ट्रायंगल बनने से दूसरा एंगल जो है वो छोटा रह गया ना एक साइड का। अब पूछा कि वो वाले दो एंगल्स भी इक्वल हैं। इसका भी यही रीजन है क्योंकि वो ट्रायंगल्स के पार्ट हैं जो हमने अभी प्रूव करी है, ABD और BAC कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल्स भी इसी के पार्ट हैं। सो दे आर ऑल्सो इक्वल, CPCT। सो हमने तीनों पार्ट्स प्रूव कर दिए इसके। अब समझ आ गया? अब मैं बार बार नहीं पूछूंगी एक एक का नाम लेके, और सिर्फ हरसिमर आंसर दे रही है कि यस मैम। अगर बाकी बच्चों को किसी को नहीं समझ आया तो आप मुझे यहीं रोक के दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है? अब मैं जितना पूछती हूँ आप बोलते नहीं हो उस टाइम पे। अगर नहीं कहीं समझ, हाँ कहीं नहीं समझ आता तो आप साथ के साथ पूछो। ओके, तो कोई नहीं पूछ रहा मतलब मैं मान के चलूंगी कि आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें एक दो लाइंस हैं BC और DA पैरेलल दिखाई गई हैं देखने में। जो B है CB है और DA ये दोनों इस तरह से कनेक्टेड है कि B को A से ज्वाइन करो तो एंगल B जो है वो भी 90 बन रहा है और एंगल A भी 90 बन रहा है। मतलब ये Z की तरह, जैसे Z को उल्टा कर दिया गया हो इस तरह की फिगर है। BC एक सीधी लाइन जा रही है, B से एक परपेंडिकुलर आया नीचे जो BC पे भी परपेंडिकुलर है, B पे भी परपेंडिकुलर है और नीचे बेस पे भी परपेंडिकुलर है A पे। तो ये जो A है ये लेफ्ट साइड की तरफ एक्सटेंडेड है D तक, और हमें गिवन है BC AD के इक्वल है और एंगल B एंगल A के इक्वल है 90 डिग्रीज का। अब इन्होंने ये फिगर बना के उसका D को जो लेफ्ट में कॉर्नर में था उसको C जो कि राइट कॉर्नर ऊपर था D को C से ज्वाइन कर दिया, ये फिगर बन गई। तो ये BA और DC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, ठीक है? तो अब BC AD के इक्वल है, ये दो ट्रायंगल्स बन गई ना, OBC और OAD दो ट्रायंगल्स बन गई जिसमें एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्रीज, BC इज इक्वल टू DA। अब हमें दो कंडीशंस तो गिवन है, तीसरी कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं जिससे हम प्रूव कर दें कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है हमें उनको बताना है कि CD BA को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब OB और OA ये भी इक्वल है, उसके लिए हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ेंगी। तो दो कंडीशंस हमें पता है, एक राइट एंगल इक्वल, एक BC इक्वल टू DA। तीसरी कंडीशन हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की लगा सकते हैं, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA। तो ये हमारी एंगल साइड ये दो
तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, सो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो OD इज इक्वल टू OC, वाई OD और OC भी इक्वल है और OB इज इक्वल टू OA। इसका रीजन क्या है? CP। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। हाँ, रीजन तो जरूर देना ही है कि क्यों है। तीन कंडीशंस कौन से आपने क्राइटेरिया यूज किया? RHS किया या SAS किया? यहाँ पे आपने AAS किया है। ठीक है, समझ आ गया आपको? मोस्टली इन ये जो टाइप है ना कॉन्ग्रुएंस वाली, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस में आप पाओगे कि दो कंडीशंस गिवन होती हैं, तीसरी आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी लग सकती, तीसरी तक पहुंचना है, बस इतना सा ही काम है। और तीसरी जब आप लगा लोगे फिर आपने ये चेक करना है कि हमने कौन कौन सी कंडीशन यूज की, एंगल साइड की या SAS की या RHS या क्या, बस उसका रीजन लिखना है कि हाँ इस कंडीशन से ये सेटिस्फाई। एक तो आप आंसर दोगे ना, इतना कुछ आपको करा कराया मिल, सिर्फ एक ही तो आंसर देना है आपने। उसके लिए बस आप लोगों को ना सिर्फ फिगर कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर दे तो आपको ये क्लियर होगा, है ना? अभी आपके सच सच बताना, इमेजिनेशन में फिगर बनती है कोई? कुछ कह रहे हो मतलब? हाँ। किससे? वो कैसे यूज करते हो आप? अच्छा, तो आप रीड कर लेते हो, फिर तो आप लोग कर सकते हो ज्योमेट्री पार्ट, फिगर्स वाले क्वेश्चन तो। अगर हाँ एग्जाम में तो अच्छा, तो आप ब्रेल में फिगर्स भी ड्रॉ कर सकते हो रफली। ओके, हाँ, क्योंकि अगर वो आपको आ जाए ना फिर आपको बहुत इजी लगने वाला है। एक्चुअली ना ये जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस है ना, अगर आप इनको विजुअलाइज कर सकते हो किसी तरीके से तो आपको ये समझ में बड़ी जल्दी आएंगे और आप कर भी पाओगे। अभी मैं आपको जो बताती हूँ आप अपनी इमेजिनेशन में तो बना लेते हो ना फिगर सुन के, बाकी बच्चे भी। जैसे मैंने आपको ये हर क्वेश्चन में फिगर समझाई कि ऐसे ऊपर से इधर जा रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपको आ रहा है समझ या नहीं। तो आपको तो अगर आपको पेपर में कभी आएगा तो ये फिगर बनी हुई मिलेगी आपको, तो अगर आप इसको बनी हुई फिगर को टच करके उसको फील कर सकते फिर तो आपको इजी हो जाएगा, नहीं ब्रेल में अगर बनी हुई है। और फिर ये हो सकता है अगर जैसे आपको बुक वाले क्वेश्चंस अब मैं दोबारा भी करवा रही हूँ तो आपको क्लियर होते जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मेरी मेहनत ही है ना, मैं दोबारा भी करवा दूँ, तभी तो मैं पूछ रही हूँ बीच बीच में कि दोबारा करने से आपको क्लैरिटी आ रही है। ओके, देखो हम कोशिश कर रहे हैं, कभी तो हमें कामयाबी मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हो नहीं सकता, है ना? अब आपको अभी तक कॉन्ग्रुएंस नहीं पता थी, वो तो पता चल गई ना कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती, कि कोई दो फिगर्स हैं उनका क्या क्या इक्वल हो। आपके जैसे बॉडी पार्ट्स हैं, है ना? आपके जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं और लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हैं बिल्कुल सेम साइज होता है ना? आप अपना तो टच करके देख सकते हो ना, उतनी ही लेंथ है। हाथ हथेलियों को जोड़ के चेक करो, फिंगर्स पूरी आपस में कोइंसाइड हो रही है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंस है। इसी तरह से जो फिगर बनी हुई है वो एक के ऊपर दूसरी उसके साथ मिला के रखो तो बिल्कुल सेम साइज आएगा वो, कोई लाइन उसकी बाहर नहीं होगी, कोई भी पार्ट एक दूसरे से बाहर नहीं, ये होती है कॉन्ग्रुएंस। तो उसकी जैसे ट्रायंगल बन गई है ना? ट्रायंगल, अब जैसे आप अपनी हथेलियों को जोड़ो और अंगूठा को भी जोड़ो, अगर आपके अंगूठे के टिप को आपकी जो पहली फिंगर्स है, फर्स्ट फिंगर, उसकी टिप से जहाँ पे फिंगर्स एंड हो रही हैं और आपका अंगूठा के जो पोर्स हैं वो आगे वो एंड हो रहे हैं, उस पॉइंट को उस पॉइंट से जोड़ दिया जाए तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, है ना? ट्रायंगल इस तरह की फिगर होती है। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगी अगर उनकी ये जैसे आपकी अंगूठा और उंगली हथेली के बीच का पार्ट है, कोना बन गया ना, एक कॉर्नर हो गया, वहां से लेके पूरी फिंगर, वहां से लेके पूरा अंगूठा और अंगूठे से लेके ऊपर उंगली के पोर तक, है ना? ये आपकी तीन साइड्स हो गई ट्रायंगल की। और जो तीनों के बीच में जहाँ पे दोनों आपस में मीट कर रही हैं, उंगलियां जहाँ पे अंगूठे से मीट कर रही हैं, वो जो कोना है वहां पे वो एक एंगल बन रहा है आपका, है ना? क्योंकि हर एक की हथेली में ना, हर एक की हथेली में जो अंगूठा होता है ना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा फर्क होती है आपस, तो वो डिपेंड करता है, कई लोगों का 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा होता है, कई लोगों का एक्यूट बनता है और कईयों का अंगूठा पीछे को भी चला जाता है, उनका ऑब्ट्यूज भी बन जाता है एंगल। तो ये मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया है आपको बताने की। तो ये एंगल्स का मेजरमेंट है। अगर ये अंगूठा अंगूठा सेम है और उंगली उंगली पूरा उंगली हथेली वाली साइड पूरी सेम है और उन दोनों के बीच का जो कॉर्नर है वो सेम है एंगल, तो हम कहेंगे बाय S से S दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई।
फिर वो जो उनका ऊपर से ज्वाइनिंग है, तीसरी साइड जो हमने बनाई है, वो भी अपने आप इक्वल आ जाएंगे। और ऊपर जो उंगली के साथ उस लाइन का एंगल बन रहा है, वो एंगल भी इक्वल आ जाएंगे। और अंगूठा से जो एंगल बना है ऊपर लाइन जाने का, वो वाला एंगल भी अपने आप इक्वल हो। तो आपने तीन चीजें कोई भी आपने प्रूव कर देनी है। ये है हमारा कॉन्ग्रेस प्रूव करने, ठीक है। अगर ये राइट एंगल बन रहा है अंगूठा और इस लाइन हथेली और अंगूठा के बीच में बाय चांस 90 का ही बन रहा है आपका, तो ये आपकी राइट ट्रायंगल बन रही है। और जो बाहर से हमने जो साइड लेके गए ना टेढ़ी, ऊपर की उंगली और अंगूठा का कॉर्नर, इन दोनों को जोड़ने के लिए, वो फिर एक हाइपोटेन्यूज हो गया। अब तो आपकी इमेजिनेशन में आ गया होगा राइट ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल क्या होता है। अब मैं जब भी ट्रायंगल्स की बात करूंगी तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि कैसे ट्रायंगल बनी। अब सब बच्चों को क्लियर हुआ कि ट्रायंगल होती क्या है। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, माना कि आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन, आप अपने अपने ही हाथों से बना रहे हो ट्रायंगल। हाँ, आप यस, वेरी गुड एग्जांपल। आपने सैंडविचेस तो खाए हुए हैं ना, ब्रेड के चौरस होते हैं ना पीस, चौरस को बीच में डायगनली काट देते हैं, वो ट्रायंगल बन जाते हैं, वो ट्रायंगल हो गया। ब्रेड का जो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मेरे दिमाग में भी नहीं आया था ये तो ब्रेड का एक कॉर्नर जो है वहां 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, जहां से उसको बीच में काट के सैंडविच को बनाया गया, वो उसका हाइपोटेन्यूज हो गया। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये तो। अगर आपको पता है कि उसका 90 डिग्रीज का एंगल दोनों के इक्वल है, दो सैंडविच है अगर, तो दोनों एंगल इक्वल है। फिर उसकी जो एक साइड है हाइपोटेन्यूज, वो भी इक्वल है क्योंकि सेंटर से हमने उसको काटा। तो और तीसरी कंडीशन, एक साइड और इक्वल है, तो हम कहेंगे बाय RHS दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एक सैंडविच में, बड़े सैंडविच में से काट के हमने ट्रायंगल्स दो काट ली, है ना। तो यहाँ से भी आप विजुअलाइज कर सकते। और अगर आप उस सैंडविच को सेंटर से फिर से कट कर दो, उसके चार टुकड़े कर दो, हम दो पीस बनाते हैं ना सैंडविच के लंबे, अगर उस लंबे वाले हाफ का भी हाफ कर दो, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। उसके तीनों एंगल 60-60 डिग्रीज के, है ना। इस तरह की फिगर बन जाएगी। तो अब मैं आपको ट्रायंगल्स, अब ट्रायंगल आपके दिमाग में बैठ गई क्या क्या होती है। और ट्रायंगल के तीन एंगल हो गए ना, तीन कॉर्नर्स जो है वो एंगल्स हैं। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि मैं आपको साथ साथ बताई जा रही हूँ कि कौन कौन से साइड्स इक्वल है, ठीक है। मेरे को लगता है कि अगर आपको इसका एग्जाम भी देना पड़े ना, तो आपको जो साथ में वो राइटर मिलता है, वो एटलीस्ट आपको फिगर में से ये तो बता सकता है ना कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं और उसमें कौन कौन सी साइड्स इक्वल है। इतना तो बता देगा अगर आपको एग्जाम में ये आए कुछ। एनीवेज, आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आपने शुरू किया ना ये वाला फिगर्स वाले क्वेश्चंस करने, तो आप कर भी लोगे। अभी थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो मैथमेटिक्स भी बच्चों ने स्टार्टिंग से पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने तो कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन से शुरू किया था, लेकिन बच्चों को उस टाइम बच्चों ने बताया कि हमने नहीं पढ़ा हुआ ये सब। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से 5th क्लास के सिलेबस से स्टार्ट किया, तो वो धीरे धीरे बच्चों को क्लियर होता गया। स्टार्टिंग में बच्चों को वो भी मुश्किल लगा, कुछ बच्चों को, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिम्मत छोड़ गए, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिम्मत रख के करते गए कि कोई बात नहीं, अभी नहीं आया, फिर रिवाइज होगा, फिर हम करेंगे। वो धीरे धीरे करके उनको, फिर उनको क्लियर होता है। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमें मुश्किल लगती है, थोड़ी देर बाद हमें समझ आ जाती है, फिर वो आसान, तो आपको भी आगे जाके ये आसान लगने, ठीक है। आपकी रिवीजन तो वैसे ही हो जाएगी। अभी सेकंड टाइम मैं करवा रही हूँ, आप जब अपनी क्लास में पढ़ोगे आपके टीचर आपको करवाएंगे, फिर एग्जाम से पहले वो भी रिवाइज करवाएंगे, फिर हम लोग भी अपना सिलेबस एक बार खत्म कर लें, हम फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आएंगे, जो डाउट्स रह गए होंगे वो फिर आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। ज्यो ज्यो आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा अच्छे से ओरली आप कर लिया करोगे। इन क्वेश्चंस में तो कोई कैलकुलेशंस का चक्कर ही नहीं है, सिर्फ रीजनिंग टाइप के ही हैं ये क्वेश्चंस कि क्यों है ऐसा, ट्रायंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बस एक रीजन आपने ढूंढना है कि कौन सा, ठीक है। ओके, हाँ कोई बात नहीं। फिर भी आप देखो, अगर 100% ना भी आया, कुछ परसेंट तो आप गेन करोगे ना, कुछ परसेंट तो सीखोगे। आपको जिंदगी में ये नॉलेज तो मिल रही है ना कि होता क्या है फिगर्स, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो आप सीखोगे ना, क्लास में आओगे तो थोड़ा थोड़ा तो आपके दिमाग में रहेगा ना। वैसे
वैसे आप लोग जैसे बच्चे बताते हैं, अनमोल ने भी बताया था मुझे कि हमारे क्वेश्चंस चेंज होके आते हैं वहाँ। अगर आप लोग सीख जाओगे, हो सकता है फ्यूचर में आप लोग ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो। यस हरसिमर बोलो। मल्टीपल चॉइस वाले ये तो आप अपने टीचर से पूछ, अब पैटर्न हो सकता है चेंज हो गया हो, ठीक है, वो आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के कैसे होते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद चार, तीन या चार चॉइस होती हैं, ए बी। ए में कुछ आंसर है, बी में कुछ है, सी में कुछ है, डी में कुछ है। चार अलग अलग आंसर्स हैं, तो आपने उनमें से राइट वाला जो आपको ठीक लगता है, उनमें से एक सही होगा और तीन गलत होंगे, तो आपने सही वाले को टिक करना है। मान लो बी पार्ट वाला जो आंसर है वो सही निकला आपका सॉल्व करके, तो आप बी को टिक करोगे, आप आंसर में लिखोगे बी पार्ट, पूरा आंसर नहीं लिखना पड़ेगा आपको, बी बस लिख दोगे या बी को टिक कर दो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस मतलब चार आंसर में से आपने जो राइट आंसर है वो चूज करके टिक करना है, ठीक है। अब चले हम आगे, जितने तीन क्वेश्चन हमने कर लिया, आगे सबको ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। अब ये ना दो लाइंस हॉरिजॉन्टल जा रही हैं और पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के, L and M, और ऊपर से P and Q टेढ़ी लाइंस आ रही हैं, ये वर्टिकल नहीं है लेकिन टेढ़ी लाइंस आ रही हैं, लेकिन P और Q आपस में पैरेलल है। तो ये दो पैरेलल लाइंस ऊपर से आ रही हैं और दो आपस में पैरेलल लाइंस नीचे हॉरिजॉन्टल जा रही हैं, और ये चारों जो पॉइंट हैं इनके इंटरसेक्शन के, दोनों लाइंस जो हैं ऊपर वाली, वो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पहली लाइन को इंटरसेक्ट किया P ने A पे और Q ने D पे, और नीचे वाली लाइन को इसने बाइसेक्ट किया, B पे इंटरसेक्ट किया और C पे। तो ये पैरेलल लाइंस के जाल में ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया, जिसमें AD is parallel to BC and AB is parallel to DC। अब ये पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में A को C से ज्वाइन कर दिया, AC इसका डायगोनल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो ये डायगोनल ने दो ट्रायंगल्स बना दी ना पैरेललोग्राम की, ट्रायंगल ABC और ADC, CDA, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ डायगोनल है ना, दोनों ट्रायंगल्स हमने शो करनी है कि कॉन्ग्रुएंट। अब ये एक तो इसमें दोनों में कॉमन साइड है, AC जो है वो दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन है तो इक्वल ही हो गई ना, AC और CA दोनों इक्वल है। दूसरा एंगल जो इधर ऊपर बन रहा है, एंगल BAC और एंगल ACD, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल है ना, AB पैरेलल टू DC, तो एंगल BAC is equal to एंगल AC। इसी तरह से AD is parallel to BC, तो एंगल DAC is equal to एंगल, ये एंगल्स ऑल्टरनेट इक्वल, और बीच वाली जो साइड है वो कॉमन है इसलिए तो बाय AS से बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, बेस है AP और एंगल है QAP, ऐसे एंगल बन रहा है, और इसके बीच में एंगल A को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन जा रही है L, और बीच में B पॉइंट आ रहा है, और B से Q पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है और B से P पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया QAPB, और QAB एंगल इक्वल है APB के, और एंगल Q और एंगल B 90 डिग्रीज के हैं। और अब बीच में AB जो है, तीसरी कंडीशन क्या है जिससे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, कॉमन साइड AB, दोनों ट्रायंगल्स के बीच वाली जो साइड है AB विच इज दैट इज कॉमन, तो बाय AAS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अब इन्होंने पूछा है कि BP इज इक्वल टू BQ है कि नहीं है, ये पूछा है, ये है क्योंकि ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। हमने अभी प्रूव, जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं ट्रायंगल्स को, तो उनके बाकी पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है, तो हम उसका आंसर यही देते हैं कि यस दीज आर इक्वल बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अब ये फिर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और ABCD में A को नहीं, ABCE है क्वाड्रिलेटरल, और BC पे एक पॉइंट लिया हुआ है D,
और A को D से ज्वाइन किया, D को C से ज्वाइन किया, इधर AC इसका डायगोनल है। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बन गई ABC और ADE, जिनमें AB इज इक्वल टू AD, BC AE इज इक्वल टू AC, दो साइड्स इक्वल है, और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE। लेकिन हम जो दो कंपेयर कर रहे हैं ना, दोनों का जो वो ऊपर का एंगल है वो है एंगल BAC, उसमें एक एंगल 3 बच जा, मान लो एंगल 1 और 2 इक्वल दिए हुए हैं, और जो उन दोनों एंगल्स के बीच का पार्ट है ना एंगल 3, वो बच रहा है। अगर हम एंगल 3 को 1 में ऐड कर दें और एंगल 3 को ही 2 में ऐड कर दें, तो ये 1+3 और 2+3 भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी हमें गिवन है इक्वल। अगर हम दोनों में एक एंगल ऐड कर देते हैं तो वो टोटल एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ना। जैसे मान लो 50 डिग्रीज का ईच एंगल है, 150 का, 2 भी 50 का, बीच में 10 डिग्रीज और है, तो 10 डिग्री को अगर हम लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दें, राइट पे भी, तो 50 + 10 ये भी 60 हो गया, और राइट साइड में 50 + 10 वो भी 60 हो जाएगा ना। यही हमने यहाँ किया है। तो हमारी कंडीशन लग जाएगी SAS, AB इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल, नहीं, AB इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AE, और एंगल 1+3 इज इक्वल टू एंगल 2+3। सो बाय SAS ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर पूछा है कि शो दैट BC इज इक्वल टू DE। तो BC अब इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, और DE भी दूसरी ट्रायंगल का इस BC का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स करके इक्वल हो गए। CPCT इसका रीजन क्लियर नाउ। मेरा गला थक जाता है लगातार बोल बोल। 2 मिनट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, हमें दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, DAP और EBP। हमने इन दोनों को प्रूव करना है। इसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और अच्छा इसमें भी हमें आधा आधा एंगल दिया हुआ है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और 5 बीच में एक्स्ट्रा पार्ट है दोनों तरफ। अगर हम 5 को 3 में ऐड कर दें और 5 को 4 में ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। और तीसरी चीज हमें ये दी हुई है कि P जो है AB का मिड पॉइंट। अब एक सीधी लाइन थी, फिगर मैं फिर से बता देती हूँ। AB सीधी लाइन है, उसका मिड पॉइंट है P, और ऊपर E एक पॉइंट लिया हुआ है और D पॉइंट लिया हुआ है। P को E से ज्वाइन किया, और इधर से E को वापस B पे ले आए, और P को D से ज्वाइन किया और A को D से ज्वाइन किया। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स जा रही हैं। देखो AB पूरी लाइन, P मिड पॉइंट। AP बेस लेते हैं तो एक ट्रायंगल ऊपर को जा रही है टेढ़ी राइट साइड पे, और जब PB बेस लेते हैं तो यहाँ से ऊपर एक ट्रायंगल जा रही है थोड़ा लेफ्ट साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, और जहाँ काट रही हैं उसका कुछ लेना देना नहीं है। इन दोनों ट्रायंगल्स का एक एक एंगल तो सेम है, एंगल A और एंगल B ये दोनों सेम है, लेकिन जो एंगल P है ना, वो उसका आधा पार्ट जो है वो हमें दिया हुआ है इक्वल टू दूसरी ट्रायंगल के हाफ पार्ट से, ऑलमोस्ट हाफ पार्ट से। तो हमने जो उनकी दोनों के बीच में गैप है ना, उस गैप को दोनों एंगल्स में ऐड करेंगे तो वो गैप कवर हो जाएगा, उससे इसका बेस का दूसरा एंगल भी आपस में इक्वल हो जाए। और P क्योंकि मिड पॉइंट है तो बेस भी बराबर हो गए। AP इज इक्वल टू PB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और जो P पे एंगल बन रहा है हमें दिया हुआ है एंगल APE इक्वल टू समथिंग, और ना एंगल APE जो भी है वो एंगल BPD के बराबर है, लेकिन बीच में EPD भी एक एंगल बन रहा है, उतना पार्ट दोनों में मिसिंग है। अगर वो पार्ट हमें पता होता तो वो हम इसमें ऐड करके हम पूरा एंगल बराबर कर लेते। तो ये इक्वल पार्ट है ना, एंगल 3 4 के इक्वल है, तो बीच के पार्ट को हमने 5 नाम दे दिया। 5 को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो 5+3 और 5+4 भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ द एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल्स दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए, और बेस दोनों बराबर है क्योंकि P मिड पॉइंट है, AP PB के इक्वल है। सो बाय ASA दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इज इट क्लियर? और फिर से इनका वो पार्ट पूछा है AD इज इक्वल टू BE, उसका हम रीजन देंगे यस CP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ बोलो।
एपीडी जो एंगल है ना, हमें दिया हुआ है एपीबी और इधर से बीपीडी, जबकि हमें चाहिए बीपीई और एपीडी। ये वाला जो एंगल है ये 3+5 है और उधर वाला 4+5 है, ये हमें चाहिए। 3 4 के इक्वल दिया हुआ है एंगल एपीई और बीपीडी, ये दोनों इक्वल है। दोनों में हम ईपीडी को ऐड कर देंगे तो ये हमारा ट्रायंगल का एडीपी जो ट्रायंगल है ना, उसका पूरा एंगल हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेस है बीसी, ये थोड़ा मुश्किल लगा था आप लोगों को क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं। एक बेस है बीसी, बी पे एक ऊपर लाइन है बीडी और सी पे भी एक ऊपर लाइन है वर्टिकल, दैट इज एसी। सी पे एंगल राइट एंगल। अब ए को बी से जोड़ा हुआ है, सी को डी से जोड़ा हुआ है, तो ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एसीबी और सीबीडी, दो ट्रायंगल्स बन गई। और ये दोनों ट्रायंगल्स आप इनकी एक साइड जो है ना हाइपोटेन्यूज टाइप की, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट द पॉइंट एम। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बन गई, बीएमडी और सीएमए। इसमें हमें गिवन है, ये मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो बी एम इज इक्वल टू ए एम। और दूसरा हमें ये भी दिया हुआ है, डी एम इज इक्वल टू एम सी। जो आमने सामने की ट्रायंगल्स है ना, जो क्रॉस हो रही हैं लाइंस, उनके जो हाफ पार्ट्स हैं, एम मिड पॉइंट है पूरी लाइन का जो हाइपोटेन्यूज है, और एम दूसरे हाइपोटेन्यूज का भी मिड पॉइंट है। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं ना, इंटरसेक्ट कर रही हैं और बाइसेक्ट हो रही हैं, तो उनके दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए ना। डीएम इज इक्वल टू एम सी, डी सी पूरी लाइन थी, डीएम इज इक्वल टू एम सी, इधर से ए बी पूरी लाइन थी, ए एम इज इक्वल टू एम बी, और एंगल जो दोनों के बीच के हैं वो वर्टिकली अपोजिट हो गए, दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो बाय SAS these two triangles are congruent। अब हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMT। सेकंड पार्ट हमने प्रूव करना है एंगल DBC भी राइट एंगल है। हमें दिया हुआ था कि एंगल ACB इज राइट एंगल 90 डिग्रीज का है, तो DBC भी 90 का होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, याद है किसी को क्या करवाया था कि DBC भी राइट एंगल है। चलो मैं नहीं, अब राइट एंगल के लिए CPCT नहीं, कॉन्ग्रुएंस के पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स के लिए CPCT मैं बता देती हूँ। अब एंगल जो हमने ट्रायंगल्स प्रूव करी हैं AMC और DMB, इसमें जो एंगल A बन रहा है वो एंगल DBM के इक्वल है, ये CPCT। ठीक है, तो ये दोनों एंगल CPCT से इक्वल हो गए, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो DB इज पैरेलल टू AC, AC परपेंडिकुलर था BC पे, DB उसके पैरेलल है, तो कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल C 90 है तो एंगल B भी 90 हो गया ना। ठीक है, सो एंगल DBC भी राइट एंगल हमने प्रूव कर दिया। तीसरा पार्ट हमने प्रूव करना है कि ये जो राइट ट्रायंगल बन गई अब DBC और ACB, अब हम बड़ी ट्रायंगल में आ गए, ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमने प्रूव करनी है कि कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके लिए ये अपोजिट जो साइड्स हैं DB और AC इक्वल है आमने सामने के, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर एंगल B और एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, और BC दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन बेस है, तो बाय SAS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी हमने प्रूव कर। अब हमने प्रूव करना था कि CM इज इक्वल टू BM या CM इज हाफ ऑफ AB। पहले हमें था कि BM इज इक्वल टू MA और DM इज इक्वल टू MC, लेकिन अब हमने प्रूव करना है कि आपस में भी इक्वल है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एंगल A था वो एंगल DBM एंगल 4 के इक्वल था, है ना। लेकिन अभी हमने जब ट्रायंगल्स प्रूव कर दी कॉन्ग्रुएंट DBC और ACB, तो एंगल D जो है वो एंगल A के इक्वल हो गया, 3 और 5 इसको लिया था मैं। एंगल A और एंगल D भी इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इधर से 3 दूसरे वाले एंगल DBM के इक्वल था। अब ये एंगल 4 और 5 दोनों इक्वल हो गए, तो इनकी जो इनके सामने की जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, DM इज इक्वल टू BM CPC। ठीक है, बस हमने इतना ही किया था ना कल। अब हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे, कल करवाऊंगी आगे। ठीक है, मैं आज भी यही कहूंगी कि अगर आपको और अच्छे से इसको समझना है तो ऑडियो सुन लिया करो, ऑडियो सुनने से आपका रिवाइज हो जाता है।